हेलो स्टूडेंट, तो आइए अब हम पढ़ते हैं क्लास 10 मैथ्स की हमारी सेकंड प्रश्न दूसरी अध्याय स्टार्ट करते हैं। दूसरी अध्याय हमारी बहुपद 9th में भी हम लोगों ने पढ़े थे। थोड़ा सा उसका हम हल्का सा रिवीजन उसका देख लें कि सबसे पहले तो बहुपद की घातों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। अगर मान जैसे कि कोई सी भी बहुपद लिख लेते हैं हम लोग, जैसे 2x + 3 है बराबर 0। अब इसमें देखिए हम जानते हैं ये जो राशि है वो अचर राशि कहलाती है। अचर मतलब जो चेंज नहीं होती है, मतलब नहीं, चर मतलब जो नहीं बदले, और ये चर राशि कहलाती है। चर राशि क्योंकि ये बदलती रहती है। कभी x का मान किसी बहुपद में 4 आ गया, किसी में -5, किसी में 0, किसी में कुछ, मतलब हर बार x का कुछ अलग मान आएगा तो उसको चर राशि बोलते हैं। और जो फिक्स रहेगी 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा बिल्कुल, तो इसको चर राशि। तो जो हमारी चर राशि है, चर राशि की अधिकतम घात के आधार पर ही इन बहुपदों को नाम दिया जाता है। अगर मान लीजिए चर राशि की अधिकतम घात 1 है, जैसे कि इसमें है, यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात 1, अभी इस पे घात 1 की चढ़ी हुई है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल जिसको बोला जाता है। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा उदाहरण ले लें, माइनस में 3x² प्लस के 5x + 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हमारी चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ 1 है, यहाँ 2। हमें अधिकतम घात देखनी है, सबसे ज़्यादा घात। तो यहाँ सबसे ज़्यादा घात क्या है इसकी? सबसे ज़्यादा घात इसकी 2 है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो द्विघात बहुपद। अब कोई दूसरा उदाहरण ले लें, मान लीजिए कि 6x³ + 7x² - 8x - 8 = 0। ये उदाहरण हो गया हमारे साथ। अब इसमें जो हमारी चर राशि है उसकी अधिकतम घात देखें, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये हमने 9th में ही पढ़ा था। बेसिकली एक बार और इसका रिवीजन हो जाए इसलिए हमने यहाँ पर ये देखा है। तो ऐसे बहुपदों के बारे में इस पूरी अध्याय में हम पढ़ेंगे बिल्कुल। इनके विभिन्न अनुप्रयोग भी देखना है हम लोगों को और बहुत सारे इनके सवाल हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग हल करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 का आपका पहला सवाल आप बुक में से देख लेना, मैं आपको पढ़ देता हूँ फिर भी। किसी बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिए गए। बहुत सारे ग्राफ दिए गए, कुल 6 सवाल हैं, 6 ग्राफ आपको दिए गए हैं पहले के। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ये जो ग्राफ दिए गए हैं इनमें इनके शून्यक बताना है, ठीक है। यहाँ पर 2 मैं बता देता हूँ आपको, बाकी के 4 और आपको करना है। तो ये जो ग्राफ दिया गया है यहाँ पर, इसमें इसके शून्यक बताना है। शून्यक मतलब कि वहाँ वो बिंदु जहाँ से उस ग्राफ का मान निकल सकता है, शून्यक कहलाते हैं बिल्कुल। सबसे आसान भाषा में इसको अगर हम बोलें कि कैसे इसको हल करेंगे, तो आप इस ग्राफ को देखिए, ठीक है। ये जो लाइन गई इसमें, ये x एक्सिस या x अक्ष रहता है, ये y अक्ष रहता है, ठीक है। तो आपको देखना है x अक्ष पे देखना है कि ये जो ग्राफ गया है हमारा, वो x अक्ष को कितनी जगह टच कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काट रहा हो या टच कर रहा हो, वो आपको गिनना है। तो ये ग्राफ अगर देखें, ये x अक्ष है हमारा, इस x अक्ष को ये ग्राफ कितनी जगह काटता है? सिर्फ एक जगह। तो इसका शून्यक हो गया 1। तो इसके शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि यह ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर इसमें देखें तो हम यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ है यहाँ पर, ये हमारा, और ये x अक्ष है। ये कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है या काटता है या फिर उसको टच करता है? टच कर रहा है तो भी आपको उसकी संख्या जोड़नी है। ये देखिए 1, यहाँ पर 2 और ये 3 जगह x अक्ष को ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो यहाँ हम हल में लिख देंगे इसके हल, शून्यकों की संख्या 1 है, कोमा क्योंकि, क्यों 1 है? क्योंकि ये जो ग्राफ है हमारा, वो ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्योंकि ग्राफ x अक्ष, ऐसे लिखना, x और डैश लगा के अक्ष, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसमें कितने मिले थे हमें? शून्य 3, क्योंकि देखिए एक दो जगह टच किया और ये तीसरी जगह, 3 जगह टच कर रहा है। हमें वाई अक्ष को नहीं देखना है, ये लाइन को मत देखिए आप, सिर्फ इस लाइन को देखना है। ये जो एक्स अक्ष है इस पे कितनी जगह टच कर रहा है उतने उसके शून्य हो जाते हैं। तो हल लिखेंगे यहाँ पर, हल शून्यकों की संख्या 3 है। शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ये जो ग्राफ है हमारा वो कितनी जगह टच कर रहा है एक्स अक्ष को? 3 जगह, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। 3 बिंदुओं, अब एक से अधिक है तो बिंदुओं बोलेंगे, एक को हम बिंदु बोलते हैं। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रकार से आपको बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी हल करना है। अब हमें देखना है सिर्फ एक्स अक्ष को। अब मान लीजिए कि हमारा ये तो ऐसा था, अब कोई ग्राफ या एक्स लाइन ऐसे उन्होंने खींच दिए, अब वो एक्स अक्ष को एक भी जगह टच नहीं कर रही, तो इस केस में शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 या 0। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो जो भी प्रश्न है आपके बचे हुए फिर आपको हल करना है इसके। आइए हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। इसका हमारा पहला सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें इनके शून्यक बताना है और क्या करना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच भी हमें करनी है। जो शून्यक निकल के आएंगे उनके और जो गुणांक हैं इनके संबंधों के बीच में हमें जांच भी बताना है कि वो सत्य है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम शून्यक समझें। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक मतलब x के वो मान यदि इसमें रखें तो इस समीकरण का मान 0 हो जाए, इस समीकरण का मान 0 हो जाए। क्योंकि यहाँ x की घात 2 है तो यहाँ पर x के 2 मान जरूर निकलेंगे। x की घात 3 होती तो x के 3 मान निकलते, x की घात 1 का समीकरण होता तो 1 मान निकलता। हमें यहाँ x की घात 2 वाले ही समीकरण इसमें दिए गए, इस प्रश्नावली में अभी इनको हल करना है। और हमें इसके शून्यक या जिनको मूल भी कहते हैं, मूल कहा जाता है, या हम कहें कि x के मान, सीधी भाषा में हम लोग बोलेंगे तो x के मान निकालना है हमें इसमें। तो वो मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है? जो समीकरण दिया गया है हमें, जो बहुपद दिया गया है, इसको हमें x की घातों के घटते हुए क्रम में लिखना होता है, सही से जमाना होता है। सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात वाला, फिर x की छोटी घात, फिर उससे कम घात, और आखिरी में बिना x वाली घात का पद, जिसको हम अचर पद भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सही से अरेंज करें। यहाँ पर हल सही से जमाते हैं इसको। सबसे बड़ी घात तो इसमें है 6x²। फिर देखिए ये -3 पहले आ गया है, उसके पहले में क्या आना चाहिए? यहाँ पर माइनस के 7x आगे आना चाहिए, फिर बचेंगे -3। ये हुआ है। अब हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक मतलब क्या हुआ? इसका मान जो शून्य कर दे, बराबर में जो शून्य ले आए, ऐसे x के मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं कि इसका मान 0 होगा यदि ये बराबर 0 हो जाए। इसका मान 0 होगा यदि ये किसके बराबर में 0 आ जाए? x² - 7x - 3 बराबर 0। अब हम इसका मान निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर
किस विधि से मान निकालना है, वो है हमारी गुणनखंड विधि। 9th में भी सीखी है आपने, 8th में भी सीखी है गुणनखंड विधि, या मध्य पद को विभक्त करना। जो बीच का पद होता है इसको दो भागों में तोड़ करके हमें उसका मान निकालना है। फिर से सीख लीजिए कैसे करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जो x² का गुणांक होता है, x², ये देखिए इसके आगे जो नंबर रहता है और जो बिना x वाली संख्या रहती है, इन दोनों का सबसे पहले गुणा करना होता है हमें। ठीक है, गुणा करना होता है। तो पहले तो इन दोनों का गुणा करें हम, 6×3=18। तो गुणा करने में हमारे कितने आए, -18। चिन्ह सहित आपको रखना है, ये आपको कहीं लिखना नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो -18 आ गए। अब हमें क्या करना है, ये जो बीच का पद है, मध्य पद, जिसको बीच का जो पद है मतलब -7x, इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनको हम प्लस माइनस करें। मतलब अगर प्लस करना हो तो प्लस, माइनस करें तो माइनस, प्लस या माइनस कुछ भी कर दें हम अपने अकॉर्डिंग, तो कितना आ जाए, मतलब प्लस माइनस करने पर वो मान हमारा कितना आ जाना चाहिए, -7। और अगर उन दोनों नंबरों को, दो नंबर ढूंढेंगे हम, इसको तोड़ना है दो ऐसे नंबरों में -7 को, जिनको प्लस माइनस करें तो -7 आए, और उनका अगर गुणा करें उन दोनों नंबरों का तो वो कितना आना चाहिए गुणा, -18। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए आप जिनमें -7 को आप तोड़ सको। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसमें तरीका देख लेते हैं। ये जो चिन्ह है ये बहुत कुछ बता देते हैं चिन्ह। जैसे कि अगर हम गुणा करेंगे, यहाँ पर है कि गुणा करने पर -18 आना चाहिए, और हम जानते हैं कि माइनस का चिन्ह गुणा में तभी आता है जब एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो। तो यहाँ से इस चिन्ह से हमें पता चल जाएगा कि एक नंबर प्लस का आना चाहिए और एक नंबर माइनस का आना चाहिए। तो ये पता चल गया दोनों जो नंबर आएंगे। अब आते हैं इसके चिन्ह पर। यहाँ पर आ रहा है माइनस, यहाँ माइनस आ रहा है, तो हमें यहाँ प्लस माइनस से लाना है कि जोड़ना या घटाना है कुछ भी, और -7 आना चाहिए। आंसर में -7 कब आएगा, जब बड़ी संख्या माइनस की हो। बड़ी संख्या अभी हमने देख लिया कि एक संख्या प्लस की आनी है और एक संख्या माइनस की आनी है। एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो हमेशा घटते हैं नंबर, लेकिन चिन्ह किसका बचता है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह बचता है। और यहाँ में ऋण का चिन्ह चाहिए, माइनस चिन्ह चाहिए, तो माइनस चाहिए तो बड़े नंबर को आपको माइनस का रखना होगा। तो ये पहले तो हमें साइन मिल गए उनके दोनों के, कि दो नंबर जो मिलेंगे उनमें से एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, और बड़ा नंबर माइनस का हमें चाहिए। अब तोड़ते हैं -7 को ऐसे दो नंबरों में। तो ऐसे दो नंबर आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कीजिए। हालांकि एक मेथड है वो भी मैं बता दूंगा आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे हम लोग थोड़ा सा ही आइडिया लगाएं तो -7 को हम लोग ऐसे दो नंबर जो हैं हमारे पास वो 9 और 2 हैं। अब हमें बड़ा नंबर माइनस का चाहिए था तो इसमें माइनस का लगा लीजिए। देखिए अब गुणा करते हैं दोनों का, -2 के 9 और 2 का गुणा 9 दूनी 18 मिल गया। -9 + 2, 9 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस के साथ बच जाएंगे। तो दो नंबर हमें ये मिल गए। अगर आप ऐसे आइडिया लगा करके कर सकते हैं तो ऐसे कीजिए, नहीं तो अगर आप आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या कीजिए, ये जो गुणा में संख्या आई है हमारी उसके आप गुणनखंड ही कर लीजिए। 18 आए थे, ठीक है, तो 18 के गुणनखंड कीजिए। 2 9 में 18, 3 से करेंगे, 3 3 के 9, 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड आए हैं हमारे 2 × 3 × 3, ठीक है, ये गुणनखंड हो गए। अब इन्हीं गुणनखंडों से वो संख्या मिल जाएंगे हमें ये दोनों। आपको क्या करना है, आपके पास गुणनखंड में जितने भी नंबर आए हैं उनको सिर्फ 2 जोड़े में बनाना है, उनके सिर्फ 2 जोड़े बनाना है, 2 पेयर बनाना है। कैसे पेयर बनाना है कि एक संख्या से 9 बन जाए और एक से 2 बन जाए, जो भी आपको मिलेगा उसके हिसाब से। तो ये देखिए अगर आप इन दोनों को साथ में रख दो, 3 3 के 9 और ये 2 हमें मिल गया यहाँ पे। अगर तो आपको करना क्या है, आपको दिमाग कैसे लगाना है कि हमें 7 माइनस में 7 चाहिए, तो -7 कैसे मिल सकते हैं कि 3 3 के 9 हो रहे हैं, तो ये 9 रख लीजिए और ये 2 रख लीजिए। तो 9 में से 2 अगर आप घटाओगे तो आपको 7 मिल जाएंगे, और 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 मिल जाएंगे। तो गुणनखंड करके आप केवल 2 नंबर्स में उसको जमाइए, और हम सवाल करेंगे तब आप समझ में आ जाएगा। तो हमारे वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, -9 और 2। तो अगली स्टेप जो हमारी रहेगी 6x² ऐसे ही, ठीक है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बीच का नंबर है इसको आपको 2 नंबरों में ऐसे तोड़ना है। तो हमें वो नंबर कौन कौन से मिले थे, वो नंबर हमें मिले थे
2 और 9। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 2 को यहाँ भी रख सकते हो, आगे 2 को रख लो, पीछे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2 को आगे भी, 2 हमारा प्लस का था तो प्लस के 2x हो गए। ठीक है, इसके बाद 9 किसका था, माइनस का था, तो माइनस के 9x हो गए। क्या ऐसा करने से हमारे समीकरण पे कोई फर्क पड़ा है? क्या इफेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए? देखते हैं, माइनस के 9x में से प्लस के 2x चले जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस के, माइनस के 2x में से माइनस के 9x में से 2x जाएंगे तो माइनस के 7x बच जाएंगे, अर्थात हमारे समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। -3 ऐसे बराबर 0। अब अगली स्टेप होती है हमारी कॉमन लेने की, तो इसलिए मैंने 2 को थोड़ा आगे रखा था इसके साथ में, क्योंकि 6 में से 2 कॉमन आ जाता है। अगर हम 2 को पीछे रखते तो वो 3 के साथ जाता, तो कॉमन हमारी लेने में प्रॉब्लम आती, क्योंकि 3 में से 2 कॉमन नहीं आता है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आते हैं। तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 9 के पहाड़े में देखिए 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है। तो आप आगे पीछे दोनों में से किसी को भी रख लीजिए। अगली स्टेप में हम लोग कॉमन लेंगे, इन दोनों में से देखिए x कॉमन आ रही है और 2 कॉमन आ रहा है, 2 तिये 6 आते हैं 2 के पहाड़े में, तो हम लोग यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे। 2x यहाँ से कॉमन लिया, जो नंबर आगे लेते हो आप उसको इस नंबर से भाग दीजिए, 2 तिये 6, कितना बचा 3, और यहाँ x की याद 2 थी, 1x बाहर आ गई तो यहाँ कितनी बची 1x, यहाँ पर 3x बचे, प्लस ये प्लस का निशान है, 2x पूरा बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अगर प्लस में कोई संख्या पूरी बाहर आ जाती है तो उसकी जगह 1 बचता है। गुणा में अगर कोई संख्या पूरी बाहर आ गई है तो पूरी संख्या ही आ जाती है, गुणा में आपको 1 रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा ही ये माइनस, इसमें भी माइनस, तो इनमें से सबसे पहले तो हमें दिख ही रहा है कि माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लिया हमने। ठीक है, ये माइनस कॉमन ले लिया। अब इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x नहीं है तो x तो आप ले ही नहीं सकते, लेकिन 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्योंकि 9 के पहाड़ी में भी 3 आता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, -3। तो माइनस का 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए माइनस दोनों में से बाहर चला गया, तो माइनस बाहर चला गया, दोनों किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। 3 का भाग 9 में देंगे, 3 त्रिके 9, x के x, तो 3x। इसका भी माइनस चला गया तो ये भी किसका बचा है, प्लस का। 3 का भाग 3 में देंगे, 3 एकम 3, तो 1 बराबर 0। अब देखिए 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 3x प्लस 1 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 1 ये लिया, तो यहाँ क्या बचा 2x, तो एक ब्रैकेट में। अब देखिए इसमें से पूरा आ गया और ये इसमें से पूरा आ गया, तो 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों। आपको अगली स्टेप में 2 ब्रैकेट्स में ही बचाना है। तो अंदर इसमें से क्या बचा 2x और यहाँ पे क्या बचा -3 इक्वल टू 0। अब जैसे ही आपको 2 ब्रैकेट मिल जाए फिर आप उनको अलग अलग सॉल्व करोगे। एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। थोड़ा सा हम इस स्टेप को छोटी कर दें, -3x + 1 इक्वल टू 0, जिससे कि बोर्ड को हाफ कर लेंगे हम। ठीक है, अब तो इसको 0 के बराबर करते हैं, 3x + 1 बराबर 0, और इसको भी 0 कर देते हैं, और 2x - 3 बराबर 0। जब इसको 0 देखिए, अब x का मान निकालना है यहाँ से। अब x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले 3x को यहीं रोकेंगे, बाकी को दूसरी तरफ पक्षांतरित कर देंगे, तो प्लस का 1 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ बचा हमारा 3x बराबर -1, और चल रहा था ये, यहाँ और की जगह ये लगा सकते हो, और भी लिख सकते हो आप। ये -3 है, पक्षांतरित होकर उधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, 2x बराबर +3। x का मान निकालना, ये गुणा में है तो नीचे इसमें किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो x बराबर -1/3, और ये देखिए ये भी भाग में जाएगा, x बराबर 3/2। तो x के देखिए 2 मान निकल के आए, क्योंकि x की घात क्या थी, 2 थी, तो x के 2 मान यहाँ पर निकल के आ गए। इन्हीं को बोला जाता है शून्यक। ये हमारे क्या है, शून्यक हैं। इनको आप इसमें x की जगह पे रखिए, इसका मान पूरे समीकरण का 0 आएगा, आपका 0 आएगा। तो ये शून्यक आ गए हैं। अब इनमें क्या होता है कि इन शून्यकों को हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर पहले को आप अल्फ़ा नाम दे दीजिए, दूसरे को बीटा नाम दे दीजिए।
तो यहाँ पे हम इनको नाम देते हैं, थोड़ा सा इनके संबंधों की जांच करनी है अभी कि सही आए हैं या नहीं आए हैं। तो सबसे पहले हम इसको अल्फ़ा नाम दे देते हैं, अल्फ़ा बराबर, और ये बीटा नाम दे देते हैं। अतः अल्फ़ा बराबर, पहले को अल्फ़ा नाम दे दिया हमने, -1/3 और बीटा, बी ऐसा थोड़ा तिरछाई में और ऊपर तक ही ख़त्म करके, बीटा बराबर 3/2। ये हो गए। अब इनके संबंधों की जांच हम दो चीज़ें जांच में निकालते हैं। एक तो ये जो शून्यक हैं इनका योग निकालेंगे और एक इन शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों के योग का फॉर्मूला जो रहता है, ये जो सवाल है इसको हम यहाँ पर इसको इसके मानक रूप से तुलना करते हैं। इसका मानक रूप रहता है ax² + bx + c। इससे तुलना करते हैं और a का मान, b का मान और c का मान, ये तीनों मान निकलते हैं। इन तीनों मानों के आधार पर रखेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब इसकी तुलना कर देते हैं। 6x² - 7x - 3 बराबर 0, या ये सभी लिख सकते हो कि तुलना ax², चलिए यहाँ ax² + bx + c बराबर c से करने पर तुलना करते हैं। देखिए x² एक जैसी हैं तो a का मान क्या हुआ 6, b का मान क्या होगा, चिन्ह सहित रखना है आपको, -7 और c बराबर -3। ये हो गया। ये तो तुलना करके हमने a b c के मान निकाल दिए। अब सत्यता की जांच के लिए आपको शून्यकों का योग निकालना होगा। शून्यकों का योग मतलब प्लस करना। दो शून्यक हमारे कौन कौन से हैं, ये, इन दोनों को प्लस करेंगे मतलब क्या बोलेंगे उसको, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका सूत्र होता है हमारा, ठीक है, शून्यकों के योग का सूत्र होता है -b/a। ये जो a b c के मान निकाले हैं इनके रूप में शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है, -b/a आना चाहिए। ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, ये जो शून्यक निकाले हैं, अल्फ़ा बीटा अपन ने निकाले हैं, उनको यहाँ रखेंगे और ए बी सी से जो मान निकाले हैं उनको यहाँ रखेंगे। दोनों बराबर आना चाहिए, क्योंकि बीच में क्या चिन्ह लग रहा है, बराबर लग का चिन्ह। तो करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान हमारा, अल्फ़ा देखिए माइनस में 1/3, और इसके बाद बीटा क्या है हमारा, प्लस में 3/2, बराबर का चिन्ह ऐसा ही। -b/a इनका मान रखते हैं। देखिए ये माइनस इसका है फॉर्मूला का हमारा, ये वाला माइनस, b का मान रखते हैं -7, b का मान, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है तो ब्रैकेट में रखना होगा, बटे a का मान क्या है 6, ये 6 हो गया। ठीक है, ये मान तो हमारा हो गया। इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2 माइनस के, और 3 का गुणा 3 से 3 त्रिके 9 प्लस के, तो यहाँ पर हुआ -2 + 9, और बटे में 3 दूनी 6, बराबर इधर क्या चल रहा है देखिए, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो प्लस में 7 बटे में क्या है 6। अब देखिए प्लस के 9 माइनस के 2 घटेंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, लेकिन चिन्ह किसका बचेगा, बड़े नंबर का। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7, 7/6, 7/6 बराबर 7/6। देखिए दोनों बराबर आए हैं। ऐसे ही ये शून्यकों का योग निकाला है, अब अपन को निकालना है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा, और उसका सूत्र होता है c/a। जैसे अल्फा प्लस बीटा का क्या सूत्र था, -b/a, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा गुणा बीटा, उसका सूत्र क्या होता है c/a, ये सूत्र होता है। तो मान रखते हैं हम लोग c/a।
अल्फ़ा गुणा बीटा, ये रहे अल्फ़ा बीटा, तो इनके मान यहाँ पे रखेंगे। -1/3 गुणा 3/2 ये बराबर सी का मान क्या है -3 बटे ए का मान क्या है 6। देखिए 3 से 3 कट गया यहाँ पर, और यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या बचे माइनस में 1/2, -1/2 बराबर यहाँ भी क्या बचे -1/2, एक -1/2 -1/2 दोनों बराबर होते हैं, अतः संबंधों की सत्यता की जांच सत्य है, आप लिख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संबंधों की इसकी सत्यता की भी जांच हुई, तो ये आपको करना है। आइए अब हम अगला सवाल हल करते हैं। अगला हमारा है 4th नंबर, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, इसमें मध्य पद को विभक्त करके और उसका गुणनखंड निकालना होता है, हमें शून्य ज्ञात करने हैं। लेकिन इसमें देखें तो सिर्फ 2 ही पद हैं, अब बीच का कोई पद ही नहीं है, तो बीच का पद नहीं है तो ये तो और भी आसान हो जाता है इसमें। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो तीसरे पद को आप 0 मान लीजिए, फिर इस मध्य पद को विभक्त कीजिए, फिर वही पूरी गुणनखंड विधि लग जाएगी। उससे आसान तरीका आपका हमें यही दिख रहा है कि दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए और सीधे मान निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे हल, तो 0 के बराबर लिखेंगे इसको 4u² + 8u = 0। शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 है यहाँ पर, 4 के टेबल में 4 के पहाड़े में 8 आते हैं, तो 4 कॉमन आ रहा है, प्लस ये भी u है, ये भी u है, तो 4u हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 4u हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखिए 4 तो बाहर आ गया, एक u आ गया, तो अंदर क्या बचा u प्लस 4 दूनी 8 और u बाहर आ चुका है, = में 0। अब देखिए हम जब 2 संख्याएं गुणा में आ जाती हैं तो वहीं रुक जाते थे, तो यहाँ पर देखिए 4u के गुणा में क्या आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो अब क्या करना होता है, अगली स्टेप हमारी क्या रहती है, इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए। गुणनखंड मतलब क्या है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह आ जाए। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं, 4u = 0, और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और लिख के, और u + 2 = 0 यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए u का मान निकालना है, 4 इसके गुणा में है, तो इधर से किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो u = 0/4। और हम जानते हैं कि 4 का आप किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए, उसका आंसर कितना आता है, 0 ही आएगा। तो u बराबर क्या आया, 0। और अब यहाँ इसको हल करते हैं, u का मान निकालना है, प्लस के 2 है, पक्षांतरण करने पर किसके हो जाएंगे, माइनस में, तो u = -2। तो u के 2 मान निकल आए। समीकरण किसी में भी हो सकता है, u x y t z कुछ में भी, a b c, आपको उन्हीं के मान निकालना है। तो यहाँ पर u के 2 मान निकले, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, अल्फ़ा और बीटा। पहले को अल्फ़ा मान लीजिए, दूसरे को बीटा मान लीजिए। अतः अल्फ़ा = 0 और बीटा = -2, ये हो गया। अब उस समीकरण की हम सत्यता की अब जांच करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो मानक समीकरण होता है ax² + bx + c, उससे तुलना करते हैं। तो अब देखिए इसमें तीसरा पद नहीं है, तो तीसरे पद को हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। जो नहीं रहता उसकी वैल्यू 0 रहती है। तो इसका तुलना 4u² + 8u की तुलना ax² + bx + c से करने पर, अब आप कहोगे सर इसमें 2 पद, इसमें 3 पद, तुलना कैसे हो जाएगी, हमें x की घातों की देखना होता है। यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पर आप u भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें u है तो आप u लिख सकते हैं यहाँ पर au², क्योंकि मानक समीकरणों को भी आप उसी रूप में कर लीजिए, नहीं तो आप कहोगे सर ये u है, ये x है, कैसे तुलना हो जाएगी। तो इसको u के रूप में लिख दीजिए।
ये हो गई। अब जो नहीं रहता है उसकी जगह 0 रखना होता है आपको। देखिए यू स्क्वायर, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4, तो ए बराबर 4 कोमा बी का मान ये यू रहा, तो बी का मान क्या होगा 8 कोमा सी इसमें है क्या नहीं है, लेकिन अगर उसको +0 लिखा जाए तो समीकरण पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो u का मान हम क्या रख सकते हैं 0, तो c का मान सॉरी, तो c बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। ये a b c के मान आ गए। अब हम क्या करते हैं अगली स्टेप में जांच करना होता है। ये तो हमने तुलना कर ली, अब तुलना करने के बाद हमें जांच में मैं क्योंकि a b c के मानों की ज़रूरत होती है, यहाँ पर b बराबर है कोमा b बराबर 8, चिन्ह सहित रखना है आपको। तो तुलना करने के बाद अब हम जांच करेंगे। जांच में हम लोगों को क्या करना होता है, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, दो शून्यक हैं हमारे अल्फा और बीटा, दोनों के योग को क्या बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, और उसका सूत्र क्या होता है -b/a। मान रखते हैं अल्फा कितना निकला था हमारा 0 और बीटा कितना निकला था -2, तो 0 प्लस बीच में प्लस लगाना है -2 उसका मान था इक्वल टू माइनस का चिन्ह ये रहा बी का मान कितना है 8, ए का मान कितना है 4 यहाँ पर। अब देखिए 0 में कुछ भी प्लस माइनस कीजिए वो 0 वो संख्या ही बनी रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 0 को आप पहले तो ये प्लस है जो इसको माइनस कर देगा, तो माइनस, तो 0 - 2 मतलब क्या बचेगा -2 ही बचेगा। 0 में से कुछ भी घटाइए जोड़िए तो वो संख्या ही बची रहती है -2। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, तो ये 2 हो गए, तो यहाँ पर भी क्या बचे -2 बराबर -2, अर्थात हमारा योग तो सही आया है। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनफल निकालना है, शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को क्या बोलेंगे अल्फा गुणा बीटा, और उसका सूत्र क्या होता है c/a। अल्फा गुणा बीटा बोलेंगे और सूत्र होता है c/a। रखते हैं मान, देखिए अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2, तो 0 गुणा -2 बराबर c का मान क्या है हमारा 0/a में a का मान कितना है हमारा a बराबर है हमारी 4, तो 0/4। 0 का गुणा -2 से, हम जानते हैं कि 0 का किसी भी नंबर से आप गुणा कर कीजिए वो उसको 0 कर देती है, तो ये क्या आ गया 0 बराबर। और ये भी जानते हैं आप कि 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिए तो क्या आंसर आता है 0 ही आता है, तो 0 बराबर 0। ये देखिए ये भी बराबर आ गया और ये भी बराबर आ गया, अर्थात हमारे जो आंसर थे वो सही थे। तो आपको अब जो ये इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको हल करना है। एक थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत आ सकती है t² वाले में, वो देख लीजिए कैसे, t² - 15 बराबर 0 लिखा हुआ है। अब इसमें बीच का पद नहीं है t वाला, तो नहीं है तो क्या कर सकते हो, और भी आसान हो गया, इसको उधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, पक्षांतरित कर दीजिए, तो t² बराबर क्या बच्चा 15 हो गया, प्लस का t का मान निकालना होता है, हमें 2 मान निकालने होते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका जो स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा रूट में जाएगा, √15। और हम जानते हैं कभी भी जो मान आते हैं वो प्लस माइनस में आते हैं, रूट के मान हमेशा जब भी आते हैं प्लस और माइनस में ही आते हैं। तो t बराबर ±15, तो एक प्लस को 15 को अल्फ़ा मान लीजिए और -15 को बीटा मान लीजिए, तो अल्फ़ा और बीटा होगा, सत्यता की जांच करना है। तो ये आपको करना है। इसके बचे हुए जो भी क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, जल्दी से कंप्लीट करके और भेजिए। थैंक यू।